जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। आज जो पाचन तंत्र का जो चल रहा है अभी यह आपका चौथा दिन है, चौथा क्लास है। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए आज ये लगभग खत्म हो जाएगा, आज या कुछ थोड़ा बचेगा तो कल 10 या 15 मिनट का क्लास चलेगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा पोषक तत्व होगा, यानी न्यूट्रिएंट्स। देखिए पोषक तत्व का लगभग जो पॉइंट है हम इसी में लगभग उसको भी हम खत्म कर चुके हैं। आगे देखिए जब वह चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम ये तो लगभग जान रहे हैं। हाँ, ये पूरा पाचन तंत्र का पूरा क्लास किए हुए हैं तो आपको लगेगा हम जान रहे हैं, ठीक ना। मेरा टारगेट ये होता है कि अगर यदि कोई भी चीज़ अगले चैप्टर्स का भी इसमें आ रहा है, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं उसको भी हम समझा देते हैं। समझा देने से क्या होता है, आपका इस चैप्टर का भी कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाती है। ऐसा ना लगे कि वो नया है, उसको वो भी समस्या सॉल्व हो जाता है। और अगला जब चैप्टर जाते हैं तो उस समय अगर कुछ नया आता है तो आपको ये ना लगे कि वो नया है, ये लगे कि पिछले चैप्टर में इसके बारे में कुछ समझ चुके हैं। ऐसे होगा कि एक सीरियली रूप से लगते जाएगा, कॉम्बिनेशन बना हुआ रहेगा और धीरे धीरे समझते चले जाइएगा। आपको कुछ नया नहीं लगेगा बस एक ही चीज़ समझ रहे हैं, थोड़ा उसको थोड़ा एक्सचेंज होते जा रहा है। ये तो कंटेंट इसमें होता है तो अच्छा बनता है, जिसमें लगता है कि आपको सीरियली बाय सीरियली हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी तक देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, भोजन का पाचन। तो हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं इस चीज़ को लेकर के। हम पाचन किसका कर रहे हैं, हम पाचन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का। चश्मा देना। हम पाचन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, हम पाचन कर रहे हैं प्रोटीन का, और हम पाचन किसका कर रहे हैं, हम वसा का कर रहे हैं। मुख्य रूप से इसी 3 चीज़ का हम लोग पाचन कर रहे हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बदलता है, पहले बदलता है ये माल्टोज में। किस में बदलता है आपका, माल्टोज में। उसके बाद किस में बदलता है आपका, ग्लूकोज में, ठीक है। समझिए 3 चरण में इसका पाचन होता है। फिर प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन पहले किस में बदलता है आपका, पेप्टॉन्स या पेप्टाइड में, पेप्टॉन्स या पेप्टाइड से बदलता है। फिर उसके बाद ये बदल जाता है आपका अमीनो अम्ल में। किस में बदल जाता है आपका, अमीनो अम्ल में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या चीज फिर पाचन होता है, वसा का किस में होता है आपका, वसीय अम्ल। किस में हो जाता है, वसीय अम्ल एवं प्लस ग्लिसरॉल में। किस में, ग्लिसरॉल में, इस चीज में होता है। चलिए इधर लिख देते हैं, समझाने में बनेगा। ग्लिसरॉल में मुख्य रूप से हम पाचन इसी चीज का कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। अब समझिएगा ध्यान से, हमारा जो स्टार्टिंग पाचन कहाँ से हुआ, मुख से हुआ। मुख में कौन सा एंजाइम था, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सिलेबरी एमाइलेज एंजाइम, या उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, लार्ज एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से जो होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, वो क्या किया यहाँ पे, सिर्फ पाचन किया किसका, कार्बोहाइड्रेट का। किसका किया, कार्बोहाइड्रेट का। उस कार्बोहाइड्रेट को यह माल्टोज में बदल दिया। किस में बदल दिया है, माल्टोज में। यहाँ पे किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, बदल दिया इसको माल्टोज में। अब समझिए ध्यान से, ऐसा भी होता है कि कोई होता है जल्दी खाना खाता है, तो जितना कार्बोहाइड्रेट खाया था मुँह के पास, ठीक ना, हो सकता है बहुत बोला जाता है कि भोजन को देर से चबा के खाइए, देर से चबा के खाइएगा। जितना कार्बोनेट होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम माल्टोज में बदल जाएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या होता है जल्दी खाता है। जल्दी खाने से क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जितना कार्बोहाइड्रेट आप ग्रहण किए हैं वो सबका सब माल्टोज में नहीं बदल पाता है। कुछ होता है बिना पूर्ण रूप में पचे भी क्या होता है, अंदर चल जाता है। अब भोजन चावल दाल सब्जी लिए, निगल गए पूरे अंदर, तो डायरेक्ट ले लिए, तो क्या पचेगा, नहीं पचेगा। वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है, बिना पचे हुए चल जाएगा। अध्यक्ष से देखते होंगे जो रोटी जो ज़्यादा चबाने के बाद क्या होता है, वो मीठा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसमें जो स्टार्च जो होता है, स्टार्च किस में बदल चुका होता है, माल्टोज में बदल चुका होता है, इसलिए आपको मीठा लगता है। अब रोटी को डायरेक्ट निगल लीजिएगा तो आपको मीठा स्वाद नहीं देगा, क्योंकि उसका पाचन नहीं हुआ। इसलिए कुछ पाचन हो जाता है इसका, कार्बोहाइड्रेट जो है माल्टोज में कुछ बदल जाता है, और कुछ नहीं बदलाव रहता है। यानी इसको कह सकते हैं आंशिक रूप से पाचन होता है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट बच जाता है और वह क्या होता है, इसी के साथ आगे बढ़ जाता है, ठीक। मुंह के पास किसका पाचन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है। यहाँ पे वसा यानी लिपिड्स,
यानी वसा जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं लिपिड्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लिपिड्स। या इसी को फैट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए लिपिड्स, ये दोनों का पाचन कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद भोजन तो आगे बढ़ेगा भाई। भोजन क्या होगा? ये गले के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे ग्रासनली होता है, इसमें क्या होता है, कर्माकुंचन होता है, एक तरह से पेरिस्टालसिस प्रक्रिया होता है। कर्माकुंचन क्या करता है, यहाँ के भोजन को धकेल करके कहाँ पहुँचाता है? पेट तक पहुँचाता है। भोजन आया पेट के पास, या पेट के पास देखिए अलग अलग अंग में अलग अलग एंजाइम होता है। अलग अलग पोषक तत्व के लिए भी फिक्स एंजाइम होता है। जैसे यहाँ टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो था वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पचा पाता था, वह प्रोटीन को कुछ नहीं कर पाएगा, लिपिड्स यानी वसा को कुछ नहीं कर पाएगा, जिसको कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे तो बढ़ेगा, भोजन आगे बढ़ते जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते भोजन आ गया पेट के पास। पेट के पास जो एंजाइम्स है आपका कौन है? पेप्सिन है और कौन है? रेनिन है। पेप्सिन क्या करता है? जितना प्रोटीन आप खाएं, किसका? जितना प्रोटीन खाते हैं, यानी दाल में प्रोटीन पाता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाता है, मीट में प्रोटीन पाता है, जितना भी आप प्रोटीन खाए उस सब प्रोटीन को क्या करता है? ये पेप्सिन क्या करता है? पचाता है। और दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन जो होता है, उसको कौन पचाता है? आपका रेनिन पचाता है। लेकिन पचा तो रहा है प्रोटीन ही। इसका मतलब इस पेट में क्या चीज़ का पाचन हुआ भाई? इस पेट में पाचन हुआ प्रोटीन का, और इसका कार्बोहाइड्रेट का हुआ? नहीं हुआ। यानी सी मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ? नहीं हुआ। अब पेट में जो वसा है लिपिड, इसका पाचन हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब पेट में पाचन किसका हुआ? प्रोटीन का। या तो प्रोटीन का पाचन का शुरुआत कहाँ से हुआ? पेट से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का शुरुआत कहाँ से हुआ? मुंह से। फिर भोजन क्या होगा? आगे बढ़ता है। भोजन आगे बढ़ने के बाद भोजन आता है, ये पीला पीला जो दिख रहा है, इस तरह से भोजन आएगा। ये जो मोटा जैसा दिख रहा है, जो ये बड़ी आंत, उसके पीछे से ये पीला वाला भाग में घुसेगा। किसमें? ये पीला वाला भाग में प्रवेश करेगा। तो यह जो है आपका, इसको कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है। ठीक है, एक ऊपर का पार्ट जो होता है डियोडेनम कहते हैं, अब बीच के पार्ट को जेजुनम कहते हैं, सबसे पीछे नीचे के पार्ट को हम इलियम कहते हैं। यह भोजन कहाँ गया? डेडुनम के पास। अब समझिएगा ध्यान से, डेडुनम के पास जो आता है, यहाँ पे 3 रस होता है। क्या रस होता है? यहाँ पे 3 गो रस होता है। अलग अलग अंग तीनों अपना अपना रस देता है। यह जो हो जाती है, जो आपका यकृत जो है, यह देता है पित्त। यह क्या देता है? आपका पित्त। समझिए ध्यान से, यकृत आपका क्या दे दिया आपको? कि यकृत दे दिया पित्त। ठीक, यानी पित्तरस। अब देखिए ये जो पीला पीला जैसा जो है, ये है क्या? आपका अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज। अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज। ये आपका क्या दे दिया? अग्न्याशय रस। क्या दे दिया? अग्न्याशय रस। और उसके बाद यहाँ पे एक तरह हो गया आपका ये छोटी आंत। ये क्या है? आपका छोटी आंत है। छोटी आंत, इसका भी डेडुनम पार्ट में क्या होता है? ग्रंथि होता है, वो आपको देता है आंतीय रस। क्या देता है वो आपको? आंतीय रस। ये तीनों रस मिल करके, अब क्या बचा है? जितना भी भोजन बचा है, ये तीनों रस मिल करके भोजन को संपूर्ण रूप से पचा देगा। एकदम से संपूर्ण रूप से पचा देगा। कहाँ पे? यह डेडुनम पार्ट में ही। छोटी आंत का ऊपर का जो पार्ट है डेडुनम, वहीं पे संपूर्ण रूप से पचा देगा। कौन कौन मिलकर के? पित्तरस और अग्न्याशय रस और आंतीय रस। अभी तक हम समझते हैं भोजन यानी पोषक तत्व तो क्या क्या हो चुका है। अब देखिएगा ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट जो था, कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ था? किसमें कन्वर्ट हो चुका था? कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल चुका था, टाइलिन बना लिया था। ठीक है, यहाँ तक आया है। प्रोटीन का क्या हुआ था? प्रोटीन का भी पाचन यहाँ पे हुआ। यहाँ पे जो प्रोटीन का पाचन पेट में हुआ, वहाँ पे प्रोटीन को किसमें बदल दिया गया? पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदल दिया है। यहाँ तक ये भी आ गया है। ठीक है, यहाँ तक ये भी आ गया, प्रोटीन भी पच करके। अब समझिए एकदम से, कल हम बता चुके हैं जो वसा जो होता है यानी लिपिड्स जो होता है, उसको किसमें बदलना है? वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। किसमें? वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। अब देखिए ध्यान से, वसा का अणु क्या होता है? ज़्यादा ही बड़ा होता है। उस अणु को छोटा करने के लिए, वसा के अणु को छोटा करने के लिए, यह जो होता है पित्त रस जो होता है, एक लवण निर्माण करता है, उसको कहते हैं पित्त लवण। क्या करते हैं? पित्त लवण। क्या कहते हैं इसको? पित्त लवण। यह पित्त लवण क्या करता है? आपका पायसीकरण अभिक्रिया करता है। क्या करता है? तो पायसीकरण करता है। क्या करता है पित्त लवण? किसका? वसा जो था, वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण करता है यानी इमल्सिफिकेशन। ठीक है, बता दिए। ठीक ना, तो वसा का पायसीकरण करता है, वसा को टुकड़ा में बांटता है, छोटा करता है। इसका मतलब क्या हो गया? तीनों कुछ कुछ क्या हुआ? खंडित हो चुका। हो सकता है कुछ कुछ क्या एक तरह से ये आपका वसीय अम्ल,
देखिए यह क्या हो गया, वसा जो है वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कुछ मात्रा में चेंज हुआ है। इसका मतलब पित्तरस क्या किया है, वसा को पचाने का काम किया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए कुछ कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल चुका है, कुछ प्रोटीन पेप्टोन्स में बदल चुका है। ऐसा नहीं कि सभी प्रोटीन पेप्टोन्स में नहीं बदला, यहाँ पे बदला है प्रोटीन पेप्टोन्स में, लेकिन सभी नहीं, कुछ कुछ बच ही जाता है भाई, कुछ बच जाता है, ठीक है, कुछ बच गया है लेकिन बदला तो है। ये भी क्या होता है, कुछ बदला है वसा एवं ग्लिसरॉल में, कुछ बच गया है, ठीक है। अब क्या है कि जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी जो बच गया हुआ, तो जो जल्दीबाजी खाने में जो बच गया था माल्टोज में बदलने में कुछ ऐसा एंजाइम से आएगा जो कि उसको संपूर्ण रूप से माल्टोज में बदलेगा, कुछ ऐसा एंजाइम आएगा जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, फिर कुछ एक ऐसा एंजाइम आएगा जो कि पेप्टाइड से पेप्टोन्स को क्या करेगा, एक तरह से अमीनो अम्ल में बदलेगा, फिर कुछ ऐसा एंजाइम आएगा जो कि वसा को संपूर्ण रूप से वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलेगा। यकृत अपना काम कर चुका है, अब किसका काम बचा हुआ है भाई, काम बचा हुआ है इसका, किसका, ये जो पीला पीला जो दिख रहा है अग्न्याशय, जिसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। अब समझते हैं अग्न्याशय को लेकर के। देखिए अग्न्याशय क्या चीज है, हम उसको समझते हैं। चलिए देखिए, हाँ पीला सा जो क्या है उसको हम कहते हैं अग्न्याशय। क्या कहते हैं हम लोग, अग्न्याशय। देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैनक्रियाज। क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। पी से क्या हो गया, पैनक्रियाज, पी से क्या हो गया, पीला, पी से पैनक्रियाज, पी से पीला। यह पत्ता की तरह दिख रहा है, देख रहे हैं ये वाला जो है, यही आपका पैनक्रियाज। ये क्या आपका पैनक्रियाज, जो पत्ता की तरह दिख रहा है पीला पीला, ये क्या आपका पैनक्रियाज, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ये क्या होता है, समझिए ध्यान से। इसमें जो होता है ना, तो इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की कोशिकाएं, 4 प्रकार की कोशिका। यह चारों प्रकार का कोशिका का खोज जो होता है वह लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह चारों कोशिका का क्या होता है, जो आसपास इर्द गिर्द है वहाँ जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। अक्सर कहीं भी कोई स्थल जगह है उसके चारों ओर अगर जहाँ पानी पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। कहीं स्थल चारों तरफ पानी, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। वही कोशिका के चारों ओर क्या था, जल था। इसीलिए क्या कहा गया, लैंगरहैंस साहब ने उसका नाम दिया, अपने नाम से इंक्लूड करते हुए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या कहा गया, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। मतलब क्या होता है, देखिए अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। मतलब वही कोशिका जो था उसी को कहा गया है द्वीपिकाएं का। तो मतलब कि कोशिका का चारों ओर क्या द्रव था, ठीक है। तो कौन कौन सा कोशिका था, अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट जो कोशिका था वह कौन सा है आपका, अल्फा कोशिका है। क्या है, अल्फा कोशिका है। सेकेंड जो कोशिका है आपका बीटा कोशिका है। थर्ड जो आपका है डेल्टा कोशिका है। चलिए अब समझना है ध्यान से। उसके बाद आपका जो चौथा नंबर पे जो आपका है, ये चौथा जो आपका है ये एफ कोशिका है। क्या है, ये एफ कोशिका है। यही चारों को हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, यह जो है आपका अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये तीनों का तीनों क्या करता है, आपका हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है, तीनों का तीनों क्या करता है, आपका हार्मोन बनाने का काम करता है। और यह जो होता है एफ कोशिका जो होता है यह एंजाइम बनाने का काम करता है। ये तीनों का तीनों क्या करेगा, आपका हार्मोन बनाएगा। क्या करेगा, हार्मोन बनाएगा। और आपको बताए थे हार्मोन जो होता है कहाँ से निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। और ये भी बताए थे ये जो है एक तरह से ये क्या आपका एंजाइम है। एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो ये भी ग्रंथि से निकलता है, लेकिन अलग अलग ग्रंथि से। जहाँ से हार्मोन निकलता है उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जहाँ से एंजाइम निकलता है, जो ग्रंथि एंजाइम निकलता है उसको हम बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक तरह से क्या है, ये एक तरह तीनों जो निकलता है एक तरह से, इससे जो हार्मोन निकल रहा है यह कौन सा ग्रंथि कहलाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहलाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि।
ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, एंजाइम अगर निकल रहा है जिसका मतलब कौन सा ग्रंथि है वहाँ पे, बहिर्स्रावी भी ग्रंथि है। क्या है आपका, बहिर्स्रावी भी ग्रंथि है। माना इसका मतलब यह अग्न्याशय के अंदर दो प्रकार का ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। दोनों ग्रंथि एक ही अंग के अंदर है, अग्न्याशय के अंदर है। इसीलिए कहा जाता है, नोट में इसमें लिख लेना है कि अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि का मतलब हो गया कि मिला जुला ग्रंथि, दोनों ग्रंथि, द्वैत ग्रंथि या दोनों ग्रंथि इसमें पाया जाता है। अग्न्याशय को क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब समझना है ध्यान से कि अब ये अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका या डेल्टा कोशिका, ये एफ कोशिका, इस सब का क्या क्या काम है उसको हम समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से सबको एक तरह से पढ़ते हैं। चलिए समझिए ध्यान से, कौन कौन कोशिका था, अल्फा कोशिका था। क्या था, पहला नंबर में था अल्फा कोशिका या अल्फा सेल बोलिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा कोशिका क्या करता है, आपका ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा, ग्लूकागॉन। देखिए इससे पहले आप समझ लीजिए बीटा कोशिका के बारे में, तब मजा आएगा इसके बारे में। जैसे हम पहला नंबर से बीटा कोशिका, किसको हम, बीटा कोशिका, किसी के बारे में आगे पीछे वर्णन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यानी बीटा सेल हो गया। ये क्या करता है आपका, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। ये क्या करता है आपका, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। आपको हम बताए थे हार्मोन क्या करता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित करने का काम मतलब समझ लीजिए, नहीं कहीं कोई काम होता है, ऐसे देखते नहीं होता है, एक गांव से ठेकेदार जो कहते हैं, ठेकेदार क्या करता है, वह क्या करता है, वो खुद काम नहीं करेगा, वो क्या करता है, सबसे काम करवाता है। भाई यहाँ से ये काम कर दो, वहाँ से वो काम कर दो, तो सब उस क्षेत्र को क्या कर रहा है, वो नियंत्रण लेकर के उस काम को संपादित करने का काम करता है। ठीक है, समझिए ध्यान से, वही ये क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, आपका जो रक्त जो होता है, क्या होता है आपका, रक्त में जो भी ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, कोई मीठा चीज़ खाते हैं ग्लूकोज मिलता है, और वो जो भी हम खाते हैं वो सब कहाँ जाता है, हम लोग का रक्त में ही जाता है। जो भी खाएंगे पच जाएगा तो वो ब्लड में जाएगा, जो पच जाएगा, वो जो भी खाते हैं वो पच जाएगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। वही ब्लड में अगर यदि ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए, जरूरी है ब्लड में ग्लूकोज रहेगा, तो वही ब्लड ना ग्लूकोज को कोशिका तक पहुंचाता है। तो कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसी ग्लूकोज के माध्यम से क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। यदि वही ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा तो ग्लूकोज कोशिका तक पहुंचेगा नहीं, वहाँ ऊर्जा बनेगा नहीं। जरूरी है ब्लड में ग्लूकोज, लेकिन अधिक मात्रा में हो जाएगा तो वह क्या कर देगा, गाढ़ा कर देगा। गाढ़ा कर देने से क्या हो सकता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, कोई एक पाइप ले लीजिए, छोटा सा, इतना मोटा पाइप, जितना मोटा पाइप ले लीजिए। ठीक है, पाइप लीजिएगा, अंदर में तो खोल होगा ही। ठीक है, उससे नॉर्मल सिर्फ पानी उसमें डालिए, देखिए उसका गति कितना तेज से जाता है। और उसके बाद क्या कीजिए, वो जैसे 100 ग्राम पानी लीजिए, उसमें डालिए, इधर कितना गति से निकलता है उसका गति देखिए, और वही 100 ग्राम पानी में आप जो है 50 ग्राम चीनी डाल दीजिए और उसको घोल दीजिए पूरा। ठीक है, अब द्रव क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसका गति क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, वही अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, ग्लूकोज हम लोग भी यूज करते हैं, जैसे कभी गर्मी के समय अक्सर यूज करते हैं ग्लूकोज भी डालते हैं, गाढ़ा होता है द्रव है। और वही अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, वह क्या हो जाएगा, द्रव स्लो गमन करने लगेगा, वह पाइप के माध्यम से तेजी से गमन नहीं करेगा। पाइप हमारे शरीर में कौन है, रक्त वाहिका है, यानी नस है। अब नस में क्या करता है, वह रक्त गमन करते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहता है। हृदय क्या करता है, जैसे धक्का देते रहता है, और रक्त क्या होता है, वो नस से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है, धकेलता है इधर से, रक्त आगे बढ़ता है। अब बताइए, वह रक्त अगर यदि गाढ़ा हो जाता है तो इधर से धक्का देगा, पूरा इधर से पूरा धक्का दे रहा है हृदय, अब वह क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, और जोर से धक्का दे रहा है, ये धक्का दे रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे जा रहा है। तो धीरे धीरे जा रहा है, आपके कोशिका तक पहुंचने में भी इसको समय लगेगा, पहला काम।
और ऊर्जा आपको सही से मिलेगा नहीं। पहला काम ये होगा। और दूसरा काम क्या होगा कि अब ये प्रेशर जो दे रहा है उसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है, बस क्या होता है इससे क्या होता है हार्ट पे असर पड़ता है। नॉर्मली समझिएगा, जिससे क्या होता है, जैसे ना तो मोटर का जो हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसमें जो पाइप से पानी निकलता है, ठीक ना, और उस पाइप पे क्या होता है बच्चा सब चढ़ जाता है, हम लोग क्या करते हैं उसको डांटते हैं, वैसे मोटर खराब हो जाएगा उसमें मत चढ़ो। इसका मतलब जो मोटर अपना प्रेशर दे करके धकेल रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, इसके प्रेशर पे क्या होता है, इस पे क्या होता है हानि पहुंचता है, इसके दबाव, इस पर भी दबाव पड़ता है, मोटर पर भी दबाव पड़ता है, मोटर खराब होने का चांस होता है। उसी प्रकार का हम लोग का हृदय है। समझ लीजिए हृदय जो होता है मोटर ही है, हृदय एक मोटर ही है। मतलब हम लोग घर में जो पानी पटाने वाला बोलिए या घर में जो यूज करते हैं उसमें मोटर क्या करता है, नीचे से पानी को खींचता है और बाहर धकेलता है। सेम हृदय क्या करता है कि सिरा से क्या होता है रक्त को खींचता है और धमनी से धकेलता है, सिरा से खींचता है धमनी से धकेलता है, सेम कंडीशन से, ठीक है। और वही यदि आपका रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, गति उसका कम जाएगा, हृदय पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, बस क्या होगा हृदय काम करना बंद कर देगा, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। दो सिस्टम्स होगा, आपका कोशिका तक ऊर्जा नहीं पहुंचेगा, अच्छा ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो ऊर्जा नहीं बनाएगा और हार्ट काम करना बंद करेगा। और उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या आता है, यही एक तरह से रक्त का मात्रा अधिक हो जाएगा आपके शरीर में, क्या हो जाएगा आपको एक तरह से एक डायबिटीज़ बीमारी जो कहते हैं, या शुगर की बीमारी कहते हैं, या चीनी का बीमारी कहते हैं, मधुमेह का बीमारी कहते हैं, सबको एक ही चीज़ कहते हैं सर, ठीक ना, वो बीमारी आपको होने का चांस बन जाता है, ठीक ना। चलिए, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है, बीटा कोशिका। यह हार्मोन क्या करेगा हमारे शरीर में, यह हार्मोन रक्त से अधिक रक्त से अधिक ग्लूकोज को, किसको, अधिक ग्लूकोज को कहाँ लेके जाएगा, लीवर के पास। जैसे देखिए यहाँ छोटी आंत है, हम आपको बताए थे, ठीक है, जो भी भोजन जितना भी होता है ना सब छोटी आंत में आते आते पच जाता है। अभी थोड़ा देर पहले कि यहीं पच जाता है, सब पच जाने के बाद जो भी पोषक तत्व होता है वो क्या आता है यहाँ से पहुँचता है कहाँ पे, लीवर के पास। किसके माध्यम से, वही नस के माध्यम से, रक्तवाहिका माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ जो पहुँचता है, अब जैसे हम क्या किए, बहुत मीठा खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट खूब खाए हैं, वो ग्लूकोज में बदल गया है, ठीक ना। अब यहाँ से जो पच गया है तो ग्लूकोज में बदला तो पच गया है वो। अब पच जाने के बाद क्या होगा, यही रक्तवाहिका में डाल दिया जाएगा। अब रक्तवाहिका में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा ग्रहण किया तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। और यदि आपका ज़्यादा हो जा रहा है तो उससे गम नहीं है, आप खूब खाइए मीठा। ऐसा बात नहीं मीठा खाने से आपको मधुमेह रोग हो जाएगा या चीनी रोग हो जाएगा, उससे मतलब नहीं, खूब खाइए, फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते यहाँ अगर यदि नस में जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए, आपका इंसुलिन पावरफुल होना चाहिए। इंसुलिन क्या करेगा, जहाँ अधिक होता है जैसे, तो यहाँ पे उस ग्लूकोज को क्या करेगा, उठा करके कहाँ रख देगा, ये लीवर के पास जाकर जमा कर देगा। वही ग्लूकोज का जो लीवर के पास जो जमा होता है ना, एक ढेर जो हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन, समझे। अब ज़्यादा ढेर होते जाएगा तो उसको वहाँ जमा करते जाएगा, जितना और ज़्यादा खाइएगा तो और वो जमा कर देगा वहाँ, कौन, इंसुलिन। लेकिन वही अगर यदि इंसुलिन पावरफुल नहीं है, इंसुलिन कम बनने लगेगा, तब यहाँ से ग्लूकोज को कौन उठा के रखेगा, लीवर के पास कोई रखने वाला नहीं होगा, तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये जो बढ़ जाती है, इसी को कौन कौन सा रोग कहते हैं, एक तरह से मधुमेह बोलिए, या इंग्लिश में उसको डायबिटीज़ बोलिए, चीनी बोलिए, या उसको इंग्लिश में शुगर बोलिए, ये चारों नाम क्या है इसमें चर्चित हैं। चलिए, ग्लूकोज को लीवर के पास, किसके पास, लीवर के पास ग्लाइकोजेन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा करता है। क्या करता है, जमा करता है, ठीक है। चलिए, हाँ एक और चीज बात है, हाँ अगर, चलिए हाँ, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज तो चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, रक्त में ग्लूकोज का स्तर आवश्यकता से अधिक, क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा। देखिए समझा देते हैं, तब फिर भी लिखते इसलिए हैं एक तरह से, एक आपका रिपीट भी होगा, आपका लिखने का भी एक तरह से तरीका बढ़ेगा, लिखना किस तरह से इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा।
अधिक बढ़ जाएगा। अब यह अधिक बढ़ जाना है क्या कहलाता है हम लोग के लिखते से, अधिक बढ़ जाएगा, कमी हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा, जिससे कौन सा रोग होने का चांस बनेगा, जिससे मधुमेह, क्या है, मधुमेह, मधुमेह या इसी को क्या कहेंगे हम, डायबिटीज, क्या कहेंगे लोग, डायबिटीज, या इसको चीनी, शुगर, ठीक ना, जिससे मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर यदि आपके रक्त में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाएगा तो आपको मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। अब एक चीज़ पूछते हैं कि ठीक है, यह आवश्यकता से अधिक जो रक्त में हो गया ग्लूकोज की मात्रा, जो मधुमेह की जो बीमारी हो गया है, तो उससे होगा क्या हमारे शरीर में, कोई बीमारी का तो नुकसान ना होता हमारे बॉडी में, वो क्या नुकसान दे रहा है। तो ये मधुमेह में होता है क्या चीज़, हमारा शरीर का जो निर्माण जो हुआ है ना, कोशिका के विभाजन से हुआ है। अगर यदि कोशिका विभाजित नहीं होगा, तो नहीं होता, हम लोग का शरीर का निर्माण ही नहीं होता। स्टार्टिंग में हम बहुत बार इस चीज़ का रिपीट किए हुए हैं, थोड़ा एक बार और रिपीट ही कर देते हैं, समझ लीजिएगा इस चीज़ को। चलिए, इस चीज़ को समझना ध्यान देखिए। चलिए हम देखते हैं, देखिए हम बहुत बार बता चुके हैं, नर जो होता है, इसे देखिए मेल है, ठीक है, मादा जो होती है, ठीक ना, फीमेल। नर से में क्या पाया जाता है आपका, शुक्राणु पाया जाता है, क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, स्पर्म, क्या चीज़, स्पर्म, ठीक ना। और मादा में क्या पाया जाता है आपका, अंडाणु पाया जाता है, ठीक है, यानी ओवम। अब समझिए ध्यान से, ये दोनों क्या करता है, निषेचन के फलस्वरूप क्या बनाता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनाता है, कि जायगोट बनाता है, क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। जायगोट इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, युग्मनज, क्या कहते हैं हम लोग, युग्मनज। समझिए ध्यान से, यह जायगोट जो होता है यह एक कोशिका है, एगो गोल जैसा घेरे हैं, इसका मतलब क्या, एगो कोशिका है। लगभग कोशिकाएं गोल होती है और सब भी शेप अलग अलग होता है, लगभग मान है गोल, एक कोशिका होता है। हम लोग का भी जो निर्माण जो हुआ है, एक के कोशिका सबसे पहली बार बना था, यही जायगोट। उसके बाद यही क्या हुआ, यही कोशिका क्या हो गया कि विभाजित हो करके, जैसे एक साथ एक से बना दो गो, ये भी दो, दो चार गो, ये भी दो चार, दो गो, ये भी दो गो, ये भी दो गो, ये भी दो गो, ये भी दो गो, इस तरह से विभाजित होते होते अभी हम लोग का जो जितना शरीर है, ठीक ना, लाखों करोड़ों कोशिका है, अरबों कोशिका कहिए। और शरीर का कोई भी अंग है, समझ लीजिए वहाँ कोशिका, पैर, हाथ, नाक, कान, मुंह, जीभ, दांत, हर जगह। तो इसका मतलब ये जो विभाजन जो हो रहा था ना, ये जो विभाजन जो हो रहा था, ठीक ना, यही विभाजन के क्षमता को यह मधुमेह रोग जो होता है खत्म कर देता है। अब विभाजन ही नहीं होगा तो आपका बॉडी का निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये जो विभाजन करवा कौन रहा था, प्रोटीन करवा रहा था, लेकिन आपको मधुमेह हो जाएगा तो विभाजन आपका होना बंद हो जाएगा। अब देखिए, विभाजन होना बंद होने से और क्या क्या चीज़ हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम लोग का बॉडी का निर्माण ही हुआ। जैसे कि आपको कोई चोट लगता है, ठीक है, यहाँ पे से एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे एक तरह से कट गया, इतना सबका मांस निकल गया, तो ये मांस भरा कैसे जाता है, यहाँ के आसपास का जो कोशिका आता है विभाजित हो करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 विभाजित होते होते वहाँ के घाव को क्या कर देता है, वो भर देता है कोशिका विभाजित करके। वही आपका मधुमेह हो जाएगा तो ये विभाजन पावर खत्म हो जाएगा, आपका जख्म भरेगा ही नहीं, जहाँ घाव हो जाएगा वो घाव रह ही जाएगा। वही कारण होता है यदि किसी का ऑपरेशन डॉक्टर करता है, सबसे पहले उसको वही चेक करता है, क्या चेक करता है, उसका शुगर चेक करता है, शुगर लेवल कितना उसके पास। यदि शुगर लेवल अधिक है, आपका बॉडी में शुगर की मात्रा अधिक है, यानी आपको मधुमेह का शिकायत है, तो आपका ऑपरेशन नहीं करता है। बाद ऑपरेशन कर भी देगा तो क्या होगा, कोई भी चीज़, ठीक है, गंदगी है, उसको गंदगी को काट करके निकाल देगा तो वहाँ तो जख्म तो होगा, घाव तो होगा, लेकिन वो घाव नहीं भरेगा तो वो और एक बड़ा दुख हो गया। इसलिए क्या करता है डॉक्टर, सोचता है जब ऑपरेशन करना ही है तो वो पहले दवाई चलाता है कि उसका जो शुगर का लेवल जो होता है रक्त में वो कम जाएगा, तब जाकर के वो ऑपरेशन करेगा। ठीक है, चलिए इंसुलिन को लेकर के, हाँ इंसुलिन को लेकर के चल रहा था, अभी तक इंसुलिन लेकर के चल रहा था ना। चलिए इंसुलिन का कहानी खत्म हो गया। इंसुलिन क्या क्या करता है उसके बारे में समझ चुके हैं। अब दूसरा जो है उसके बारे में समझते हैं। क्या है दूसरा, था क्या है कि अल्फा था ना, ये अल्फा कोशिका जो होता है
यह अल्फा कोशिका ये कहिए या अल्फा सेल बोलिए, ठीक ना। यह कौन सा हार्मोन निर्माण करता है? ग्लूकागॉन। क्या करता है? ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन। अब देखिए इसी को यदि नॉर्मली समझने का कोशिश कीजिएगा तो ये ग्लूकागॉन मतलब ग्लूकोज, गॉन मतलब जाओ, ग्लूकोज जाओ, ज़्यादा यहाँ मत रहो, ठीक ना। ग्लूकोज को वो आदेश देता है जाने के लिए। कहाँ से आदेश देता है? इस लीवर के पास से आदेश देता है। ये क्यों देता है, कब देता है, उस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। हम क्या बोले, जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जितना भी मीठा चीज़ जो भी सब खाएंगे, वो सब खाने से क्या हो जाएगा कि वह ग्लूकोज में बदलेगा। और कहाँ आकर के बदलेगा? आपका छोटी आंत में यहाँ आकर के बदलेगा। बदल करके क्या होता है, छोटी आंत से ही सब क्या हो जाएगा, जो भी खाए हैं सब क्या हो जाएगा, रक्त में चला जाएगा। और रक्त से जाएगा पहले लीवर के पास जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज हम बहुत ज़्यादा खाए थे, ग्लूकोज इसमें बढ़ गया तो इसको इंसुलिन क्या किया, यहाँ करके जमा कर दिया। बहुत ज़्यादा खा रहे थे, ग्लूकोज बढ़ जा रहा था, इंसुलिन वहाँ जमा कर रहा था। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, जो जमा जो हो जा रहा था इसको कह रहे थे ग्लाइकोजन। क्या कह रहे थे हम लोग? ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज का भंडार। या इसी को हम ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं हम लोग, एक तरह से हम लोग संरक्षित भोजन कहते हैं। हमारे शरीर में भोजन कहाँ जमा होता है? यह लीवर के पास जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन में। संरक्षित का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए हम लोग जब बाढ़ का समय आने वाला होता है हम लोग के क्षेत्र में, तो जो भी होता है उपयोगी चीज़ होता है ना, उसको संरक्षित पहले से जमा करके रख देते हैं। हाँ, चावल खरीद के रख दे रहे हैं, गेहूँ खरीद के रख दे रहे हैं, ताकि आगे तक चलते रहे। आगे तक चलते रहे मतलब क्या, जब हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर उसको निकाल कर हम खाएंगे। इसका मतलब जब तक हमको ग्लूकोज मिल रहा था तब तक हम वहाँ जमा कर रहे थे। अब हो गया अकाल, कोई समस्या हो गई जिसके कारण भूखा रहना पड़ रहा है, या आप उपवास कर रहे हैं, किसी कारण से क्या हो रहा है कि आप खाना बंद कर दिए। खाना बंद कर दिए, अब कार्बोहाइड्रेट मतलब कि चावल जैसे खाना बंद कर दिए, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब वह क्या होगा, ग्लूकोज में बदलना बंद हो जाएगा। जब खाइएगा ना तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से बदलेगा ग्लूकोज में? खाइएगा, वो पचेगा तब ना ग्लूकोज बनेगा। जब खाइए नहीं किए हैं इसका मतलब ग्लूकोज भी बनेगा नहीं। अब ग्लूकोज बना नहीं है तो ग्लूकोज क्या होगा, रक्त में आएगा नहीं। लेकिन रक्त को तो ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि रक्त क्या करेगा, कोशिका तक पहुँचाएगा, वहाँ ऊर्जा बनेगा। तब ना हम भी बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, कहीं भी कोई काम कर रहे हैं तब ना कर रहे हैं। रक्त में ग्लूकोज तो चाहिए। अब तब याद आता है कि इंसुलिन सोच रहा है, इंसुलिन को क्या काम है, बेचारा थी तो यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम कर रहा था। इंसुलिन तो कुछ कर नहीं सकता है। तब एक और हार्मोन हम लोग के शरीर में दिया गया भगवान के द्वारा, कौन है? यह आपका ग्लूकागॉन है। कौन है आपका? यही ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन तब जब उस समय एक्टिव होता है, वह यह कहता है कि इंसुलिन जो पहले जो ज़्यादा खा रहा था जब यह व्यक्ति, तो हमारे पास जो रखा था ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन रखा था, अब हम उस भोजन को, जो ग्लूकोज जो था, अब उसको हम क्या कर देते हैं, रक्त में दे देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा भंडारण भी जो हो रहा है वह नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा भंडारण नहीं होगा। देखिए अब यहाँ अब जो भंडारण था उसको क्या करेगा, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन हार्मोन जो करेगा क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के उसमें जो ग्लूकोज है उसको किस में लाते जाएगा, किस में दे देगा, ब्लड में दे देगा। इसका मतलब क्या करता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, यह लीवर में उपस्थित ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को रक्त में लाने का काम करता है। इसका मतलब इंसुलिन जब ज़्यादा हो जाता है तो जा करके लीवर के पास देता है, और लीवर के पास जो है ग्लूकागॉन क्या करता है, वो लीवर से रक्त में लाने का काम करता है। इसका मतलब एक दूसरे का उल्टा काम कर रहा है। ये रक्त से इंसुलिन लेके जाता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, उधर से लेकर के आता है, ठीक है। लेकिन अगर यदि आपके पास बहुत अधिक ही हो रहा है, या रक्त में ग्लूकोज जब लगातार खा ही रहे हैं, और इंसुलिन क्या कर रहा है, वहाँ पे जमा करते जा रहा है। जब तक जमा करते रहेगा इंसुलिन, आपको मधुमेह तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ भंडारण अधिक होने लगेगा, या ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तब लीवर क्या कहता है कि ठीक है, जमा तुम करो हमारे पास, जितना जमा करोगे अब हम तुमको क्या करेंगे, तुमको उसको मोटापा में हम बदलते जाएंगे। उसमें क्या करें, हम मोटापा में बदल दे जाएंगे। अब यही जो होता है, ये ग्लाइकोजन जो होता है, इसको ग्लाइकोजन को क्या करता है, जब बहुत अधिक अब जमा करने लगे तब इस ग्लाइकोजन को यही लीवर क्या करता है, इसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। किस में बदल देता है आपको, यह ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। समझे ध्यान से, ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक वसा है, एक क्या है, वसा है।
यह वसा क्या होता है, जा करके जमा हो जाएगा आपका वसीय उत्तक में। किसमें? वसीय उत्तक में, एडिपोज टिश्यू में। अब वह क्या करेगा, धीरे धीरे आपको क्या करेगा, वह मोटापा करने लगेगा, धीरे धीरे आप फैल जाइएगा। इसलिए बोला जाता है मोटा आदमी चावल ज़्यादा नहीं खाता। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज बनेगा ज़्यादा, और ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा तो वह ग्लाइकोजन में रूप में जमा होगा ज़्यादा, और ज़्यादा जब ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाएगा तो वह ग्लाइकोजन को क्या करेगा, वो ट्राइग्लिसराइड में बदल देगा लीवर। और जब ट्राइग्लिसराइड जो वही क्या है, वसा है, वही वसी उत्तक में जाकर जमा हो जाएगा, आपको वह मोटा कर देगा। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा कोशिश ये रहता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आया है उसको समझ लेना है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ कि जल्दी जल्दी यदि हमको लिखना होता बस एक ही चीज़ लिखते कि हाँ इंसुलिन जो होता है क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और इसकी कमी से मधुमेह होता है। बात खत्म था यहाँ पे, हम भी खत्म कर चुके थे इस पॉइंट को, आपको भी लग जाता हाँ मेन पॉइंट खत्म हो चुका है। लेकिन यदि आप समझते हैं ना तो एक ही साथ कई चीज़ों को एक तरह से अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाइएगा। यदि नहीं समझते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अब मधुमेह रोग होता है कमी से, तो क्या फायदा हुआ आपको एक तरह से, वो एग्जाम घुमा के पूछ देगा तो फिर बात खत्म हो गया। चलिए अब तीसरा क्या आता है आपका, तीसरा आपका आता है कौन सा था ये, हाँ तीसरा था आपका डेल्टा कोशिका। क्या था? डेल्टा कोशिका यानी डेल्टा सेल। अब समझिएगा ध्यान से, डेल्टा सेल यह कौन सा हार्मोन स्रावित करता है आपका, सोमैटोस्टेटिन। क्या कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, यह यही निर्धारण करता है कि इंसुलिन कितना निकलेगा और ग्लूकागोन हार्मोन कितना निकलेगा। इसका मतलब इंसुलिन किससे निकलता है? बीटा कोशिका से, और ग्लूकागोन किससे निकलता है? अल्फा कोशिका से। इन दोनों कोशिका पे नियंत्रित करके रखता है कि तुम कितना इंसुलिन निकालोगे और तुम कितना ग्लूकागोन निकालोगे। अगर यदि बीटा कोशिका इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकाल दिया, अब वो क्या करेगा, सब ग्लूकोज को उठा करके यहाँ जमा कर देगा, तब वो नुकसानदेह है। और उसको उस पर कौन नियंत्रित करके रखता है कि नहीं ज़्यादा इंसुलिन नहीं निकालोगे, ग्लूकोज को थोड़ा रहने दो रक्त में। उसके बाद यह जो होता है ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लूकागोन जो होता है, उस पर भी नियंत्रण करके रखता है कि अधिक ग्लूकागोन न स्रावित हो जाए, ताकि ऐसा ना करे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को फिर रक्त में डाल दे। नहीं, कॉम्बिनेशन रूप से एक तरह से दोनों को यह नियंत्रित करने का काम करता है आपका कौन? यह सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। यह अल्फा कोमा बीटा कोशिका से स्रावित होने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? यह पर नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए अभी तक हम क्या किए, अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय जो ग्रंथि है उस ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स थे, क्या थे? जो हार्मोन्स थे, हम उसके बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े? हम जो हार्मोन्स था, कौन कौन था आपका? इंसुलिन था, ग्लूकागोन था, और कौन था आपका? सोमैटोस्टेटिन था। तीनों के बारे में हम लोग क्या किए, पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं चलिए अभी तो जो हार्मोन था उसको हम पढ़ लिए थे। अब एक और सेल बचा था, अल्फा बीटा डेल्टा सेल हो गया। एक और सेल, चौथा सेल जो था वो क्या था? एफ कोशिका था। क्या था आपका? एफ कोशिका था। इसका मतलब क्या था? एफ सेल था। यह सेल जो होता है यही सेल था जो कि एंजाइम निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? यह एंजाइम निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। हमारा मुख्य टॉपिक तो ये है, मिला तो उसको भी किए क्योंकि अग्न्याशय ज़्यादा चर्चा नहीं अदर जगह है, तो मिला तो उसको भी करना जरूरी था, टॉपिक वो भी क्लियर होना जरूरी था क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो माइंड तो क्या होता है, ये है आपका एंजाइम। हम लोग क्या कर रहे हैं? पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र में क्या पढ़ना है हमको कि भोजन को पचाने वाला चीज़ को पढ़ना है। तो भोजन को पचाता है कौन? एंजाइम पचाता है। ठीक ना, इससे जो एंजाइम निकलता है ये एफ कोशिका से, इस एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? अग्न्याशय रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्न्याशय रस, यानी अग्न्याशय से निकलने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं हम लोग? अग्न्याशय रस कहते हैं। इस अग्न्याशय रस में
तीन प्रकार का एंजाइम्स होता है। कितना प्रकार का? तीन प्रकार का, ठीक ना। एक होता है आपका याद, एक तो ट्रिक है इसका याद करने का, थोड़ा माइंड में रखिएगा। LAT लाल हो गया, LAT ना लात, याद रखिएगा। LAT यानी लात। L मतलब क्या हो गया? लाइपेज। L मतलब क्या हो गया? लाइपेज। A मतलब क्या हुआ? एमाइलेज। A मतलब क्या हुआ? एमाइलेज। T मतलब क्या होता है? ट्रिप्सिन। क्या होता है? T मतलब क्या होता है? ट्रिप्सिन। चलिए समझिएगा ध्यान से। यह जो लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या करता है, वो हिंदी में वही हो जाएगा, लाइपेज एमाइलेज, ये हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। अग्न्याशय रस को कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस यानी पैनक्रियाटिक जूस मतलब क्या होता है? पैनक्रियाज मतलब क्या होता है? अग्न्याशय आता है, तो अग्न्याशय से निकलने वाला रस को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, यानी पैनक्रियाज से निकलने वाले जूस को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, ठीक है। अब यह लाइपेज जो होता है, हम आपको बताए थे, यह जो लीवर से उपस्थित निकला हुआ जो पित्तरस था, वह क्या क्या था? वसा को तोड़ने का काम किया था। वसा के बड़े अणु को तोड़ा था पाइसीकरण अभिक्रिया के द्वारा, आंशिक रूप से। अभी तक जितना का भी पाचन हुआ है आंशिक रूप से, जितना का भी पाचन हुआ है आंशिक रूप से, कार्बोहाइड्रेट का भी आंशिक रूप से, प्रोटीन का भी आंशिक रूप से, वसा का भी आंशिक रूप से। अब जो भी आएगा ना, वो क्या करेगा? लगभग पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। यहीं पे जो है लाइपेज जो होता है, उस वसा का, वसा भी लिखें, लिपिड से लिखते हैं इसे, ठीक ना। वसा लिपिड जो होता है, वसा का यहीं पे, यह जो आपका लाइपेज जो होता है, यह संपूर्ण रूप से पचा देता है। क्या करता है? संपूर्ण रूप से पचा देता है। यह वसा का संपूर्ण पाचन करता है। क्या करता है? संपूर्ण पाचन करता है। संपूर्ण पाचन करता है, इसका मतलब क्या? संपूर्ण पाचन किसको कहते हैं? कब मानते हैं हम संपूर्ण पाचन? जब वसा किसमें बदल जाए? वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। इसका मतलब यह क्या करता है? वसा यानी लिपिड्स को क्या कर देता है? यह वसीय अम्ल कह सकते हैं, इसे देखिए, वसीय लिपिड्स यानी हो गया यह वसा को किसमें बदल देता है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल में यह क्या करता है? बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल मतलब क्या हो गया? फैटी एसिड। क्या हो जाएगा? फैटी एसिड में, और प्लस में क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल में। समझ में आ गया होगा? यह लाइपेज क्या किया? संपूर्ण रूप से वसा का पाचन कर दिया। और वसा का पाचन करना मतलब जैसे ही हमको वसीय एवं ग्लिसरॉल मिलता, हम समझ जाते हैं कि वसा का पाचन हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, यह एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज करता है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यह क्या करता है? आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब समझिएगा ध्यान से, चलिए रहते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो प्रथम पाचन हुआ था कहाँ पे? मुंह के पास। मुंह के पास क्या क्या था? कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित जो स्टार्च स्टार्च को किस में बदला था? माल्टोज में बदला था। क्या बोले थे? संपूर्ण रूप से बदलता भी है, नहीं भी बदलता है। कोई जल्दी जल्दी खा के निकल जाता है, तो क्या होता है? संपूर्ण रूप से माल्टोज में नहीं बदला था। अब बस एक ही काम ये क्या करता है कि जो बचा हुआ था ना, संपूर्ण रूप से जो स्टार्च माल्टोज में नहीं बदला हुआ था, उसको बदलता है। ये क्या करता है? यह पूर्ण रूप से स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। क्या हो गया है? वसा जो था, वसा का कहानी क्लियर, रास्ता क्लियर, ये पच चुका है। अभी भी कार्बोहाइड्रेट रुका हुआ है। कहाँ पे अभी तक आके रुका है? यह माल्टोज तक आके रुका है। अब हम प्रोटीन को लेकर के चलते हैं। ये ट्रिप्सिन जो होता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। याद करने का है, देखिए, ट्रिप्सिन, पी मतलब क्या होगा? ट्रिप्सिन, और पी मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटीन, ठीक है। समझिए ध्यान से, यह क्या करता है? ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए, ट्रिप्सिन क्या करता है? हम पढ़े थे कि जो पेट जो होता है, पेट में क्या हो रहा था कि जो प्रोटीन था पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल चुका था, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं बदला हुआ था। संपूर्ण रूप से नहीं बदला हुआ था, कुछ बचा हुआ था। अब ये क्या करेगा? जो संपूर्ण रूप से बचा हुआ था उसको भी, जो संपूर्ण रूप से
नहीं बचा हुआ था उसको भी, ठीक ना। सबको यह क्या करेगा, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। यह किस में कर देगा, आपका अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। चलिए चलिए, हाँ कहाँ था, ये जो पेट जो अमाशय में जो था आपका जो एंजाइम्स था वो क्या क्या था, प्रोटीन को किस में बदल चुका था, वह बदल चुका था आपका पेप्टोन्स में, या उसको एक तरह से पेप्टाइड्स में बदल चुका था। कौन, आपका ये अमाशय में उपस्थित जो था एंजाइम्स, ठीक है। अब ये किस में बदल चुका था, वो जो बदला हुआ था। अब देखिए कुछ प्रोटीन पेप्टोड्स पे थी, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कोई दिक्कत है कि, हाँ वो हल्का थोड़ा लीक करता है कैमरा। चलो देखो, जो प्रोटीन था, प्रोटीन को किस में बदल चुका था, आपका पेट में ही बदल चुका था, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। संपूर्ण रूप से नहीं बदला था, कुछ बचा हुआ था। अब जो कुछ बचा हुआ था उसको भी, ठीक ना, उसको भी ये क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, संपूर्ण रूप से किस में बदल देता है, इसमें पेप्टोन्स में। यह क्या करता है, आपका प्रोटीन को पेप्टोन्स में और क्या चीज में, पेप्टाइड्स में बदल देता है। क्या चीज में बदलता है, आपका पेप्टाइड्स में बदल देता है, ठीक है। इसका मतलब हम आपको बताए थे, जो चरण हम आपको बता दिए थे, हम शुरू में ही स्टार्ट किए थे, उसी समय हम आपको बताए थे क्या चरण चला है। तो बहुत ज़्यादा है। चलिए, हाँ यही हम बता रहे थे। देखिए हम बता चुके थे क्या क्या चीज़ को लेकर के, कि हाँ कार्बोहाइड्रेट क्या था, माल्टोज में थोड़ा सा बचा थी, बना था कहाँ पे, या मुंह में, कहाँ पे, या मुंह में, ठीक है। इसमें अग्न्याशय ग्रंथि में जो एमाइलेज जो था उसको संपूर्ण रूप से किसमें बदल दिया, अग्न्याशय, कौन, अग्न्याशय जो होता है, या इसको संपूर्ण रूप से किसमें बदल दिया है, माल्टोज में। इसका मतलब अभी भी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में नहीं बदला है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन संपूर्ण रूप से नहीं हुआ। जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन को क्या किया, पेट में जो उपस्थित जो एंजाइम था, पेट में क्या किया गया, इसको, इस प्रोटीन को ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदला गया था, यानी आंशिक रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं। अब यह जब आता है इसके पास, किसके पास आता है, आपका ये हुआ था, जो होता पेट में जो हुआ था, यह आंशिक रूप से हुआ था। यह क्या हुआ था, यह आंशिक रूप से हुआ था, संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। और जब यही अगली पेप्टो एक तरह से फिर प्रोटीन आया, ये जो आता है कहाँ पे, अग्न्याशय के पास, क्या आता है, अग्न्याशय के पास, अग्न्याशय में उपस्थित जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, ये प्रोटीन को संपूर्ण, जितना भी प्रोटीन बचा हुआ था, थोड़ा बच भी गया था, उस सबको कुल मिलाकर के क्या किया, इस 100%, कितना परसेंट, 100% पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदल दिया, ठीक है। अभी भी आपको लग रहा है कि यह अमीनो अम्ल में बदला है, अभी भी इसका पाचन संपूर्ण रूप से नहीं हुआ, ठीक, समझिए ध्यान से। वसा जो होता है, वसा का क्या होता है कि वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलना था, ठीक ना। पहले वसा को तोड़ा, पाइसिकन अभिक्रिया के द्वारा कौन, पित्त रस में उपस्थित लवण तोड़ दिया, और उसके बाद लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या किया, जो अग्न्याशय में पाया जाता है वह संपूर्ण रूप से किसमें बदल दिया, वसी अम्ल में। वसा का संपूर्ण पाचन हो चुका है। बचा है कौन, यह ग्लूकोज में बदलना बचा है, एक ये बचा है, और ये प्रोटीन बचा है अमीनो अम्ल बदलना। तो देखिए अमीनो अम्ल में भी बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, अग्न्याशय में है, में ही एक और एंजाइम पाया जाता है, कार्बोक्सी पेप्टाइड। क्या पाया जाता है, आपका कार्बोक्सी पेप्टाइड। वो क्या करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइड क्या करता है, जितना भी पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स हैं, जितना भी पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स है, उसको संपूर्ण रूप से किसमें बदल देता है, अमीनो अम्ल बदल देता है। हम क्या बोल रहे थे, भोजन जो हम खा रहे हैं, एक तो भोजन जो पचाते हैं, किस रूप में पचाते हैं, जैसे ही हमको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मिल गया, हम समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट पच गया, प्रोटीन अमीनो अम्ल में मिल गया, पच गया, वसा वसी एवं ग्लिसरॉल में मिल गया, पच गया। अभी तक हम इसका पाचन कर चुके हैं, इसका भी क्या कर दिया, हम पाचन कर चुके हैं। इसमें क्या हो गया कि ये अग्न्याशय ग्रंथि में ही एक और निकलता है आपका कार्बोक्सी, क्या चीज़ देखिए ध्यान से, कार्बोक्सी पेप्टाइड। कार्बोक्सी पेप्टाइड नाम का एक एंजाइम्स होता है। या कार्बोक्सी पेप्टाइड क्या करता है, यह जो जितना भी पेप्टोन्स और पेप्टाइड था उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। अब हमको अमीनो अम्ल मिल गया, इसका मतलब प्रोटीन का पाचन हो गया छोटी आंत में आकर के। दिया रस कौन, अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस ने लास्ट में पाचन करवाया, और उसके बाद वसा का भी संपूर्ण रूप से पाचन हो गया, संपूर्ण रूप से पाचन हो गया, कहाँ पे, छोटी आंत में। अब बचा है किसका, ग्लूकोज,
मतलब बदलने में एक तरह से कार्बोहाइड्रेट अभी ग्लूकोज में बदला नहीं है, अभी माल्टोज तक ही रहा है। चलिए अब हम इसका भी हम पचाते हैं इसको संपूर्ण रूप से, देखिए कैसे पचेगा ये। चलिए अब इसका क्या चीज हो गया, देखिए जो ट्रिप्सिन क्या किया, प्रोटीन को क्या किया, पेप्टोन्स में पेप्टाइड्स में बदल दिया। यहीं पे एक और क्या आया आपका एंजाइम्स आया, कौन, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स, क्या चीज, कार्बोक्सी पेप्टाइड, ठीक ना। ये कार्बोक्सी पेप्टाइड क्या किया, ये जो पेप्टाइड्स जो था इस पेप्टाइड्स को किसमें बदल दिया, अमीनो अम्ल में। किसमें बदल दिया, अमीनो अम्ल में। किसमें बदल दिया, अमीनो अम्ल में, यानी एमिनो एसिड में बदल दिया। किसमें बदल दिया, एमिनो एसिड में बदल दिया। इसका मतलब प्रोटीन का क्या हुआ, संपूर्ण रूप से पाचन हो गया। आपका वसा का संपूर्ण रूप से क्या हो गया, पाचन। आपका देखिए वसा का संपूर्ण रूप से पाचन हो गया, प्रोटीन का संपूर्ण रूप से पाचन हो गया। अब बच गया हमारे पास क्या चीज, अभी तक जो है माल्टोज तक ही आया है, कौन, आपका कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज को भी ग्लूकोज में बदलना है ना, तब ना संपूर्ण रूप से पाचन होता है। अब मुख्य कार्य बचा है किसका, अभी एक ही काम बचा है, किसका, पचाना है हमको, क्या चीज, माल्टोज को पचाना है। अब समझिएगा ध्यान से, दो जो था छोटी आंत में कौन कौन सा रस दे रहा था आपका, एक पित्त रस अपना दे दिया, वसा पचा लिया, ठीक है। और उसके बाद अग्न्याशय रस दे दिया, और छोटी आंत में कौन एक और रस होता है, जो पित्त जो होता है अपना एक खुद का भी रस देता है। अग्न्याशय में 3 रस मिलता है। अग्न्याशय का सबसे जो निचला जो पार्ट होता है, समझिए ध्यान से, अग्न्याशय कहते हैं, समझ ध्यान से कि यह जो छोटी आंत का ये ऊपर हो गया डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम पार्ट में हम क्या बोल रहे थे, 3 रस आता है। ये लीवर जो होता है अपना पित्त रस देता है, अग्न्याशय जो होता है अपना अग्न्याशय रस देता है, 2 रस हो चुका है। और वो छोटी आंत का डेडुनम जो पार्ट होता है ये अपना खुद का भी एक रस निकलता है। क्या होता है, खुद का भी रस निकलता है। रस निकालना मतलब एंजाइम से निकलता है, कौन, यह छोटी आंत। क्या होता है, एक तीसरा क्या कौन सा रस होता है, एक आंतीय रस। क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आंतीय रस कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इंटेस्टाइन जूस। यह आंत रस किसका होगा, छोटी आंत का, बड़ी आंत का नहीं, छोटी आंत का ये होगा इंटेस्टाइन जूस। ये आंत रस निकलता है। इस आंत रस में 3 प्रकार का एंजाइम्स होता है। कितना प्रकार का एंजाइम्स होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक हो गया आपका माल्टेज। क्या हो गया आपका, एक माल्टेज। दूसरा क्या हो गया, सुक्रेज। और तीसरा क्या हो गया, लैक्टेज। क्या हो गया, लैक्टेज। मतलब क्या हो गया, लैक्टेज। क्या है, लैक्टेज। अब समझिएगा ध्यान से, जिसके अंत में ASE लगा हो, ये सब क्या हो गया, एंजाइम्स। ये सब क्या होगा, एंजाइम्स। ये सब पचाने का काम किसका करता है, ये चीज़ हम थोड़ा सा हम एक डिफिनेशन एक और चीज़ का देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अब बचा है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का है पाचन संपूर्ण रूप से होना ना, वसा प्रोटीन का हो चुका है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, और दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, सेकेराइड क्या होता है, इसका मात्रक होता है, इससे दूरी का मात्रक मीटर है ना, या जैसे ताप का ऐसा मतलब क्या चाहिए, केल्विन है ना, उसी तरह से यह क्या है, मात्रक है किसका, किसका, कार्बोहाइड्रेट का ऐसा मात्रक सेकेराइड है। यदि एक सेकेराइड है उसको हम मोनो कहते हैं। एक सेकेराइड वाला उदाहरण क्या होता है, नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, इधर जो होता है पोली वाला जो होता है, पहले देखिए ये 1 से बना है, ये 2 से बना है, ये 10 से अधिक से बना है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाता है, उससे छोटा ये होता है, उससे छोटा ये होता है। तो इसमें आपका कौन कौन आ जाता है, इसके उदाहरण में आपका आ जाएगा ग्लूकोज। क्या आ जाएगा आपका, ग्लूकोज। और क्या चीज आ जाएगा आपका, फ्रक्टोज। क्या आ जाएगा आपका, फ्रक्टोज। और क्या चीज आ जाएगा आपका, सुक्रोज। क्या चीज आ जाएगा आपका, गैलेक्टोज। ये क्या आ जाएगा आपका, गैलेक्टोज।
गैलेक्टोज ये आता है। अगर यदि हमको इससे जितना भी उधर जो बनेगा इसी से बनेगा, ठीक है। अगर यदि हम इस ग्लूकोज को दोबारा एक और ग्लूकोज से ही मिला दें, यानी ग्लूकोज को एक और ग्लूकोज से यदि मिला दे तो क्या बन जाएगा मेरा माल्टोज। क्या बन जाएगा माल्टोज। क्या बनेगा माल्टोज। अगर यदि हम इस ग्लूकोज के साथ देखिएगा दो को मिलकर के सब बनेगा, इस ग्लूकोज के साथ अगर यदि हम फ्रक्टोज को मिला दें, क्या मिला दें हम फ्रक्टोज को मिला देंगे, फ्रक्टोज को मिला देंगे तो बनेगा मेरा सुक्रोज। क्या बनेगा सुक्रोज, ठीक है। ये जो अगर यदि हम इसी ग्लूकोज के साथ, इसी ग्लूकोज के साथ अगर यदि हम मिला देंगे गैलेक्टोज को, किसको मिला देंगे हम गैलेक्टेज को, गैलेक्टोज को मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा आपका लैक्टोज। क्या बन जाएगा लैक्टोज। समझना ध्यान से, यहाँ पर दो को मिलके बन रहा है। क्या ये क्या है डाइसैकराइड। डाई मतलब क्या दो, डाई मतलब क्या दो से मिलकर बन रहा है, दो को मिलकर के बनेगा। डाइसैकराइड मतलब क्या मोनोसैकराइड मतलब एक बोला है। यही सब मिलकर के यही तीनों क्या करेगा मिल के क्या करेगा आगे का निर्माण करेगा। दो को मिलकर के बना दिया ना, ठीक है। पॉलीसैकराइड में क्या होता है 10 से अधिक, उतना बड़ा चैन बनाना हमारे लिए जरूरी नहीं है। एक तरह से आपके लिए भी पॉलीसैकराइड कौन कौन आपका होता है, आपका सेल्यूलोज होता है। क्या होता है आपका सेल्यूलोज होता है। और क्या होता है आपका स्टार्च होता है। क्या होता है स्टार्च होता है। और क्या होता है ग्लाइकोजन होता है। अभी जो हम आपको बताए लीवर के पास जो जाकर जमा होता है ये सब होता है पॉलीसैकराइड। बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर के जमा होकर के ना ग्लाइकोजन के पास जाता है ग्लाइकोजन। ये सब क्या पॉलीसैकराइड होता है। ये हार्ड है। ये क्या है हार्ड है। हम जो भोजन जो खाते हैं जो भी हम इसी रूप में खाते हैं। सेलुलोज ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं स्टार्च के रूप में। सेलुलोज नहीं, हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमारे पास एंजाइम नहीं है। एंजाइम पचा उसी को पाएंगे जिसका हमारे पास एंजाइम। हमारे पास एंजाइम किसका स्टार्च का है और ग्लाइकोजन का है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए थे इस स्टार्च को किस में बदल चुके थे, हम लोग माल्टोज में बदल चुके थे। कहाँ तक अग्न्याशय ग्रंथि तक आते आते अग्न्याशय का जो एमाइलेज था वो किसमें बदल चुका था माल्टोज में बदल चुका था, ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट और बचा था किसमें माल्टोज को तोड़ना था हमको। अगर माल्टोज टूटेगा जब भी उसको हम पचाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 2 ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। आप पूछिएगा कि यह माल्टोज एक तरह से देखिए अब यह माल्टोज पाया कहाँ जाता है। या आपका स्टार्च तो आपका क्या हो गया कोई चावल में पाया जाता है, जैसे गेहूं में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। या माल्टोज किस में पाया जाता है तो जो भी जो चना खाते हैं ना अंकुरित जितना भी भोजन खाते हैं, अंकुरित चना हो गया एक तरह गेहूँ हो गया जो सब खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है आपका माल्टोज पाया जाता है। अब देखिए इसको भी पचाना है। ये सुक्रोज क्या है, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं गन्ने वाली शर्करा जो गन्ना में पाया जाता है। क्या होता है इसको गन्ने वाली शर्करा कहते हैं, चीनी वाली शर्करा कहते हैं, ठीक है। कौन हो गया आपका यह सुक्रोज हो गया, ठीक है। अब यह ग्लैक्टोज क्या हो गया यह दूध वाला शर्करा है, ठीक है। अभी तक हम क्या किए हैं अभी तक मात्र हम स्टार्च को माल्टोज तक बदल पाए हैं हम कार्बोहाइड्रेट में। अगर यदि हम दूध खाते हैं तो दूध में क्या पाया जाता है आपका लैक्टोज पाया जाता है। इस लैक्टोज को कौन पचाएगा भाई। अभी तक तो आप क्या सिर्फ स्टार्च को माल्टोज में बदल पाए हैं। अगर यदि हम गन्ना का जूस पीते हैं उसमें जो सुक्रोज है इसको कौन पचाएगा। अब इसी चीज एक तरह से इसी तीनों अवस्था को पचा करके इसको छोटा करने के लिए एक तरह से क्या होता है हमारे छोटी आंत में 3 एंजाइम्स होता है। कितना एंजाइम्स होता है 3 एंजाइम्स। किसको इसको पचाने के लिए माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज। जिसमें OSE लगा हो, जिसमें OSE लगा हो वह हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का रूप हो गया। वह क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो हम सबको कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ना सब ग्रुप है, किसी को भी कह सकते हैं इसमें से, इसी का सब भाग है ना कार्बोहाइड्रेट सब कह सकते हैं। OSE जिसको लगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ASE जिसमें लगा हो, ASE जिसमें लगा हो उसको हम एंजाइम कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, यह क्या था आपका जो माल्टेज जो था यह क्या करेगा और सुक्रेज क्या करेगा लैक्टेज क्या करेगा। मिलता जुलता नाम नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें हम कॉन्सेप्ट थोड़ा यहीं से हमको क्लियर कर दे हैं। इसको पचाते हैं देखिए माल्टोज। देखिए जो छोटी आंत से क्या क्या निकल रहा था आपका माल्टेज निकल रहा था। क्या निकल रहा था पहला एंजाइम माल्टेज। माल्टेज यह माल्टेज क्या करेगा, यह माल्टेज करेगा इस माल्टोज को, किसको इस माल्टोज को, किसको माल्टोज को
माल्टोज को तोड़ेगा। एंजाइम क्या करता है? तोड़ता है। यह क्या है आपका? माल्टेज क्या है? एंजाइम है। यह माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? इस माल्टोज को तोड़ करके क्या बना देगा? ग्लूकोज। क्या बना देगा? ग्लूकोज। इससे क्या निकलता है? 2 ग्लूकोज निकलता है तो 2 ग्लूकोज हो जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से हम पचाते हैं इसी रूप में आने के लिए। मुख्य रूप से हम पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं मोनोसेक्राइड के रूप में आने के लिए। बस वो बड़ा अणु है, उसको तोड़ते तोड़ते मोनोसेक्राइड के रूप में आ गया, हम छोड़ देंगे, पाचन हो गया, कहानी खत्म हो गया। चलिए, माल्टेज क्या किया? माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल दिया। तो माल्टोज जो होता है टूटता है 2 ग्लूकोज में। उसके बाद दूसरा क्या हो गया आपका? सुक्रेज। क्या है आपका? सुक्रेज एंजाइम। एज जकरा में लगेगा, जिससे देखिए SUCRAS, जिसका में एज लगेगा एंजाइम। सुक्रेज किसको पचाएगा? सुक्रोज को पचाएगा। किसको पचाएगा? सुक्रोज को पचाएगा। सुक्रोज को पचाएगा। ये किस में बदल देगा आपका? ये बदलेगा ग्लूकोज तो रहेगा ही, अब प्लस में फ्रक्टोज बदल देगा। किस बदल देगा? फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज को ही क्या कहते हैं हम लोग? फल वाली शर्करा कहते हैं। फल वाली शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को भी बहुत सारा नाम है उसमें, तो इसको रक्त वाली शर्करा कहते हैं, अंगूर वाली शर्करा कहते हैं, रस वाली शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को आपका फ्रक्टोज हो गया, फल वाली शर्करा हो गया। सुक्रोज हो गया आपका गन्ने में पाया जाता है, गन्ने वाली शर्करा हो गया। चीनी वाला शर्करा हो गया। माल्टोज को कहते हैं हम लोग माल्ट शर्करा कहते हैं। इसके बाद जो पोषक तत्व चैप्टर होगा उसमें यही चीज सब चीज़ तो चलेगा ही, इसलिए थोड़ा सिर्फ समझा दिए, बोल दिए, ठीक है। माल्टोज होगा, सुक्रोज होगा, उसके बाद क्या है? लैक्टेज जो होता है, लैक्टेज क्या करता है? यह लैक्टोज को, किसको? लैक्टोज को किस में बदल देता है आपका? ग्लूकोज तो रहेगा ही, उसके साथ साथ क्या रहेगा? गलेक्टोज। क्या रहेगा? गलेक्टोज। ये गलेक्टोज को भी क्या कहते हैं हम लोग? दूध वाली शर्करा कहते हैं। लैक्टोज भी क्या कहते हैं? दूध वाली शर्करा कहते हैं, ठीक है। चलिए, आज क्या हो गया है? अब यह हो गया कि आपको कार्बोहाइड्रेट का भी संपूर्ण रूप से पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट का भी छोटा रूप आ गया। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है सब, ठीक है, यानी मोनोसेक्राइड है। अब समझिए ध्यान से, यह जो हम लोग का जो छोटी आंत जो था, समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, यह छोटी आंत आते आते यहाँ तक, छोटी आंत का डेडुनम पार्ट तक आते आते क्या चीज हो गया मेरा? कार्बोहाइड्रेट का भी, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया है। यानी कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया? ध्यान देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है किस में बदल गया? यह संपूर्ण रूप से ग्लूकोज में बदल गया। इसका मतलब पाचन कंप्लीट। प्रोटीन जो था, प्रोटीन क्या था? संपूर्ण रूप से अमीनो अम्ल में बदल गया। संपूर्ण रूप से अमीनो अम्ल में बदल गया, पाचन हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या चीज है? वसा जो है, वसा संपूर्ण रूप से क्या हो गया? वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड प्लस क्या? ग्लिसरॉल। क्या चीज? ग्लिसरॉल में बदल गया। इसका मतलब संपूर्ण रूप से पाचन हो गया। यही 3 गो चीज को तो हमको पचाना था। यह तीनों को हम कहाँ पर संपूर्ण रूप से पाचन कर गए? हम यह छोटी आंत का डेड्यूनम, जिसको हम कहते हैं ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। ग्रहणी पार्ट में संपूर्ण रूप से पाचन हो गया। अब देखिए, पाचन की क्रिया एक तरह से संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे कि यह पाचन तंत्र जो पाचित हो गया है, इसको कैसे बॉडी में लेके जाता है, किस प्रक्रिया से लेके जाता है। उसके बाद बड़ी आंत, बोले कल 20 मिनट का और क्लास चलेगा। उसके बाद यह पाचन तंत्र संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। जिससे देखिए, आपको यदि अच्छा लगता है क्लास देख रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि सही रूप से समझ में आपको आ रहा है तो ठीक है। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ, ये पॉइंट हमको समझ में सही रूप से नहीं आता है, ठीक ना। अब जितना भी हो सकता है कोशिश कीजिए लोगों के पास शेयर करने के लिए। होता है देखिए, शेयर करने के लिए हम इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा सब्सक्राइब बढ़ेगा, ऐसा सब उस चीज़ के लिए नहीं। हम इसलिए कहते हैं, देखिए लोगों के पास पहुँचेगा कैसे? बाद में हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब और लोगों के पास कैसे पहुँचेगा कि हम पढ़ा रहे हैं? बाद में हो सकता है कि अच्छा पढ़ा रहे हो, भाई तो जैसा भी लगे। यदि किसी को और अच्छा लगता है तो एक तरह से उसमें होता है एक सपोर्ट ये मिलता है कि हमको भी लगता है कि हाँ चलो, एक तरह से पढ़ रहा है, एक तरह से कमेंट कर रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है। जो भी लग रहा है उसके कमेंट से, आप लोगों के कमेंट से पता चलेगा ना हम क्या कर रहे हैं, ठीक ना। आदमी को सबको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, चाहे हम रहे या कोई भी रहे। यदि आपके कमेंट से पता चलता है कि हाँ हम कर क्या रहे हैं। इसलिए जितना हो सकता है कि लोगों के पास शेयर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यदि उसको अच्छा लगता है तो वो एक तरह से
लाइक करे सब्सक्राइब करे वो अलग मैटर खाता है। मैं एक मेन रूप से यदि वो समझ पा रहा है अच्छी तरह से तो बस मेरा मुख्य मकसद ये होता है कि हम सही रूप से समझा पाए, चाहे आप हो या कोई और सब स्टूडेंट हो उसको भी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।